गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, आवाज़ और वीडियो ठीक से आ रहा है? आवाज़ और वीडियो ठीक से आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? हाँ, आवाज़ और वीडियो चेक कर लो, ठीक से आ रहा है ना? ठीक है। हाँ, बढ़िया है, एकदम क्लियर हो? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कल हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101। द नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर जो नॉर्मल है वो आपको फाइंड आउट करना है। और एट 1 1 पे जो कर्व है वो पता करना है। क्या ये जो है, जो नॉर्मल होगा, क्या डज नॉट मीट द कर्व अगेन, क्या कर्व को दोबारा काटेगा? जो आपका अभिलंब होगा, एक एक पर जो अभिलंब होगा, क्या वो वक्र को दोबारा काटेगा? दोबारा नहीं काटेगा। डज नॉट मीट द कर्व अगेन, दोबारा कर्व को नहीं मिलेगा, मतलब वक्र को दोबारा जाके वो नहीं काटेगा। बस 1 1 पे आएगा तो 1 1 पे आएगा, उसके अलावा दोबारा नहीं काटेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नहीं, मीट द कर्व अगेन इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बोला नहीं नहीं मिलेगा, दोबारा मिलेगा, वक्र को दोबारा काटेगा, और काटेगा भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, जो द्वितीय चतुर्थांश है उसके अंदर काटेगा। सी कह रहा है मीट द कर्व अगेन, हाँ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इस बार तीसरे क्वाड्रेंट में मिलेगा। ये कह रहा है मिलेगा मतलब चौथे क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब इनमें से कौन सी बात सत्य है? जो एक एक पर जो अभिलंब है, एक एक पर जो अभिलंब है, वो अभिलंब मिलेगा, वक्र को दोबारा काटेगा या नहीं काटेगा? इस वक्र को, इसका जो अभिलंब आएगा, क्या वो दोबारा इसको काटेगा? काटेगा तो कहाँ काटेगा? पहले नहीं काटेगा तो पहला ऑप्शन सही हो गया, काटेगा तो सेकंड में काटेगा, थर्ड में काटेगा, फोर्थ में काटेगा, उसके हिसाब से ऑप्शन है। तो पहले तो विलंब का समीकरण निकालो, सबसे फर्स्ट काम तो ये। फिर इनका प्रतिच्छेदन निकालेंगे कि कहाँ काटेंगे। तो अवकलन से स्पर्शरेखा की ढाल निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और 2x को छोड़ दिया y का dy बाई डी एक्स, फिर 2y का छोड़ दिया x का 1, प्लस 3y स्क्वायर का 6y, खुद y का dy बाई डी एक्स, 6y dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया 6y dy बाई डी एक्स। अब y वाला निकाल लो, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, 2x प्लस 6y dy बाई डी एक्स। पदों को इधर ले आओ, माइनस का 2x माइनस का 2y dy बाई डी एक्स बराबर -2 कॉमन, x प्लस वाई, नीचे से भी 2 कॉमन, x प्लस 3y, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू 1,1, 1 1 पे ढाल आ जाएगी, 1,1, ये आ गई 2/4, यानी -1/2। तो ढाल आ गई -1/2।
ठीक है, अच्छा वो माइनस का चिन्ह है, ठीक है, वो माइनस का चिन्ह है, माइनस का 6y। x माइनस 3y, 2 से 2 कट गया, माइनस एक्स प्लस वाई बट्टा x माइनस 3y। एक एक रखने पर ये हो गया माइनस का 2 बट्टा माइनस का 2 प्लस का 1, तो ढाल 1 आ गई। तो ये आ गई हमारी स्पर्शरेखा की ढाल। स्पर्शरेखा की ढाल। अब हम अभिलंब की ढाल निकाल लेते हैं। अभिलंब की ढाल हो जाएगी -1 बटा स्पर्शरेखा की ढाल। स्पर्शरेखा की ढाल आपकी कितनी है, 1 है, तो जगह -1 है ना। अभिलंब की ढाल आ गई -1, बिंदु 1 1 दिया है, तो अभिलंब का समीकरण हो जाएगा अभिलंब का समीकरण y माइनस 1, ढाल है -1, माइनस y माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस वाई बराबर 2। ये आपके अभिलंब का समीकरण आ गया। अब देखो ये इससे कहाँ कट करता है, दोबारा कट करता है क्या, एक तो 1 1 पे तो करेगा ही करेगा, क्या दोबारा कट करेगा। तो y का मान निकाल के यहाँ समीकरण में रख दो और देखते हैं कि क्या कोई x के मान और भी आते हैं। तो यहाँ से x का मान, y का मान निकालो, y बराबर आ जाएगा, दोनों का प्रतिच्छेदन निकाल रहे हैं, अभिलंब का और वक्र का प्रतिच्छेदन निकाल रहे हैं, मतलब क्या दोबारा काटेंगे ये निकाल रहे हैं। तो y बराबर 2 माइनस एक्स यहाँ पे रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, y का मान 2 माइनस एक्स माइनस 3, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वाई की जगह 2 माइनस एक्स माइनस 3, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x। तो ये आ गया माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस का 4x स्क्वायर और x हो जाएगा 12x, 12 और 4 16x, ये 16x आ गया और संख्या हो गई माइनस की 12, माइनस 4 का भाग देने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। x के दो मान आ गए, x माइनस 1 और x माइनस 3, फिर दोबारा काटेगा, दोबारा काटेगा, ठीक है। x बराबर 1 आ गया और x बराबर 3 आ गया, 1 और 3 आ गया, 1 पे तो काटना ही है, वो तो था ही, 3 पे और काट रहा है। अब 3 पे काट रहा है, y का मान और निकाल लो, y का मान वहां रखोगे यहाँ पे, तो 3 रखने पर y का मान -1 आ जाएगा, y का मान -1 आ जाएगा, y का मान -1 आ गया। तो बिंदु आ गया 3 और -1, और 3 और -1 जो होगा वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो आंसर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट।
दोबारा काटेगा भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में काटेगा। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अब साफ नहीं आ रहा तो भी क्लास को चलने देते हैं। आप रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग में आपको साफ दिख जाएगा, रिकॉर्डिंग जो आएगी ना उसमें साफ दिख जाएगा, है ना। बीच में अब ये क्लास खराब कर दें उसका क्या फायदा। तो क्लास चलने देते हैं, टेक्निकल चीजें हैं, वो प्रॉब्लम दे रही है तो दे रही है, क्लास चलने देते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। अब 1 घंटे की क्लास ही कैंसिल कर दें, उसका क्या फायदा। और टेक्निकल चीजें हमारे बस की चीज नहीं है, वो तो होगी तभी ठीक होगी। तो बेहतर है कि क्लास तो चलने देते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना। और जितना दिख रहा है उतने से काम चला लो, थोड़ा कम से काम चला लो, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सुबह वाली क्लास भी थोड़ी कम ही हो पाई। चलो आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + sin x बटा 1 - sin x, और x का मान 0 से लेकर π/3 है, एंड नॉर्मल टू द y बराबर एफ एक्स एक्स पाई आल्सो पासेस थ्रू द। जो नॉर्मल होगा वो और किन बिंदुओं से गुजरेगा, इस वक्र का नॉर्मल और किन बिंदुओं से गुजरेगा। x बराबर π/6 है, x बराबर π/6 पर जो अभिलंब होगा, x बराबर π/6 पर जो अभिलंब होगा वो और किन बिंदुओं से गुजरेगा, और किन बिंदुओं से गुजरेगा। तो एफ एक्स बराबर करो इसे। पहले नॉर्मल का समीकरण निकालो, अभिलंब का जो है ना समीकरण निकालो, और फिर पता करो कि वो जो अभिलंब का समीकरण है वो आगे किस पॉइंट से जा रहा है, आगे किस पॉइंट से जा रहा है ये निकालो। तो पहले स्पर्श रेखा की ढाल निकालो। अब थोड़ा अवकलन करना यहाँ दिक्कत देगा, क्योंकि ये टेन इनवर्स करके काफी बड़ा सा पार्ट दिख रहा है, तो अवकलन परेशान करेगा। क्या अवकलन को आसान किया जा सकता है? ठीक है, थोड़ा अवकलन को छोटा करते हैं, अवकलन संभव है इसको थोड़ा छोटा करना, क्योंकि वैसे अवकलन करेंगे तो बड़ा जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा पैक करने की कोशिश करें तो इसका अवकलन आसान हो सकता है। जैसे 1 + sin x है, तो 1 + sin x हमारा फॉर्मूला बन जाएगा cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर, है ना। ये हमने इसको इस तरीके से पैक कर दिया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर कर दिया, है ना। इसको पैक कर दिया। पैक कैसे कर दिया, जैसे एक है तो एक की जगह हमने लिख दिया cos²x/2 + sin²x/2, cos²x/2 + sin²x/2 प्लस, और जो हमारा sin x है उसकी जगह हमने लिख दिया 2 sin x/2 cos x/2। इसकी जगह अर्धक का सूत्र लगा दिया, 2 sin x/2 cos x/2। तो हमारा फॉर्मूला बन गया cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। अब दोनों ही स्क्वायर है, बाहर आ जाएंगे, ये बाहर आ गए, cos x/2 + sin x/2,
इसमें आपको
अच्छा अच्छा, वीडियो ठीक आ रहा है क्या? अब वीडियो तो आ रहा है, वीडियो तो आ रहा है। अब ठीक आ रहा है क्या? वीडियो सब ठीक आ रहा है? आज उसको दोबारा से समझा देता हूँ कि करा क्या है। थोड़ा सा इस समीकरण को हल किया, क्योंकि अवकलन करना भारी पड़ता, ठीक है ना। वो इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अवकलन को थोड़ा छोटा किया जा सकता है, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लें तो फॉर्मूला यूज करके हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज किया, ये छोटा हो गया और छोटा हो गया और फिर और छोटा हो गया। तो बेस्ट पार्ट ये है कि अभी एकदम छोटा हो गया, इतना सा पार्ट बन गया। अब यहाँ पे हमने ढाल निकाल ली स्पर्शरेखा की, स्पर्शरेखा की ढाल को फिर अभिलंब की ढाल में कन्वर्ट कर लिया और फिर अभिलंब का समीकरण निकाल लिया। अब अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए एक्स का मान दिया था, वाई का मान नहीं दिया था। तो एक्स का मान यहाँ दिया और वाई का मान पता कर लिया। अब एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, दोनों लगा के अभिलंब का समीकरण निकाल लिया। अभिलंब का समीकरण ये आया। अब ये देखो कि क्या किसी अन्य बिंदु कौन सा है जिससे ये गुजरता है, तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है, ए आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये आपका अगला सवाल। अब यहाँ पे जो सवाल है वो है एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन, मतलब प्रतिच्छेदन कोण। प्रतिच्छेदन कोण, दो वक्रों के बीच का कोण, प्रतिच्छेदन कोण, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन कोण। अगर आपको दो वक्र दिए गए हों, दो समीकरण दिए गए हों, जैसे यहाँ देखो दो परवलय है, एक है y बराबर एक्स स्क्वायर, एक है x बराबर वाई स्क्वायर, और पॉइंट है 1 1, जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं। जिस बिंदु पे ये कट कर रहे हैं उस बिंदु पे जो दोनों वक्रों के बीच का कोण बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। दोनों वक्रों के बीच का कोण ज्ञात करना है। मान लो ये आपका पहला वक्र है, y बराबर एफ एक्स, ठीक है। एक एक दूसरा वक्र है आपका y बराबर जी एक्स। ये आपके दो वक्र हो गए। ये दोनों वक्र एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। पॉइंट मान लिया एच कोमा के। तो इस पॉइंट के ऊपर कोण कितना बनेगा? तो कोण निकालने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा, पहले हम दोनों पे स्पर्शरेखा खींचेंगे। एक स्पर्शरेखा इस पर, एक स्पर्शरेखा इस पर, और दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। यही कोण दोनों वक्रों के बीच का कोण कहलाएगा। यही कोण दोनों वक्रों के बीच का कोण काउंट होगा। दो वक्र हैं, क्योंकि वक्र तो कोण बनाते ही नहीं ना, वक्र तो आड़े टेढ़े होते हैं, तिरछे होते हैं, तो वक्र तो कोण बनाते ही नहीं है। कोण तो हमेशा रेखाओं के बीच में होता है। तो यहाँ पे रेखाएं कैसे आएंगी? स्पर्श रेखाएं। दोनों ही वक्र जहां कट कर रहे हैं वहां पर हम दोनों ही वक्रों पे अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींचेंगे और उनके बीच का कोण जो है वो ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले वक्र और दूसरे वक्र अवकलन करके दोनों ही वक्र पे जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी ढाल निकाल लेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो इस वक्र की ढाल आ जाएगी m1। यहाँ अवकलन करेंगे इसकी ढाल आ जाएगी m2। दोनों ही स्पर्श रेखाओं की ढाल निकालकर बीच का कोण tan थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस मोड m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। ये दोनों के बीच के कोण का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा। जहां दोनों प्रतिच्छेद करेंगे उस पॉइंट की बात हो रही है। ये वो पॉइंट होगा जहां दोनों कट करेंगे। या तो वो दिया हुआ होगा, या तो दिया हुआ होगा। अगर दिया हुआ नहीं है तो निकालना पड़ेगा, या तो दिया हुआ होगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों एक एक पर कोण पता करना है, तो दोनों एक एक पे काटते हैं। और नहीं दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा कि दोनों कहाँ काट रहे हैं। वो जहां काट रहे हैं वो निकालो, सॉल्व करो। ठीक है, आ जाओ। दोनों ही वक्र की ढाल निकालते हैं, पहले वक्र की और दूसरे वक्र की। ये फर्स्ट आ गया, इसकी ढाल निकाल लो। dy बाई डी एक्स बराबर 2x, dy बाई डी एक्स बराबर 2x। और हमें कौन से पॉइंट पे निकालनी है? 1 1 पे निकालनी है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मतलब ढाल का मान एक एक पर, ये आ गया 2। इसका नाम डाल दो m1।
x का 1, x का 1, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, 1/2y बिंदु 1 1 रखने पर 1/2, ये हमारी ढाल m2। अब m1 m2 दोनों हमारे पास है, यहाँ पे ले आओ और कोण निकाल लो। tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 का मान 2, m2 का मान 1/2 बटा 1 प्लस 2 गुणा 1/2, 3/2 बटे 2, 3/4। tan थीटा बराबर प्लस माइनस 3/4। प्लस का कोण लोगे तो न्यून कोण आ जाएगा, दूसरा अधिक कोण आ जाएगा। एक न्यून कोण, एक अधिक कोण, क्योंकि दो रेखाओं के बीच में दो कोण बनते हैं, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण। तो आप जो भी चाहे वो एक कोण निकाल सकते हैं। स्पेशली तो क्वेश्चन बता देता है कि न्यून कोण निकालो या अधिक कोण निकालो। तो प्लस का चिन्ह लोगे तो न्यून कोण आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लोगे तो अधिक कोण आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये न्यून कोण अधिक कोण आते हैं। दो रेखाओं जब काटती है तो उनके बीच में दो कोण बनते हैं। जैसे अब ये रेखाएं देखिए, ये रेखाएं काट रही है तो उनके बीच में दो कोण बन रहे हैं। एक कोण तो ये वाला है, इसका नाम मान लीजिए θ1 है। एक ये वाला कोण बन रहा है जिसका नाम θ2 है, θ1 θ2। और इनको कैसे पहचानते हैं? एक कोण 90 से छोटा होगा, एक कोण 90 से बड़ा होगा। तो जो 90 से छोटा होगा उसका न्यून कोण कहेंगे, जो 90 से बड़ा होगा उसको अधिक कोण कहेंगे। न्यून कोण, अधिक कोण। ठीक है ना। तो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया। कहीं से आंतरिक कोण, बाह्य कोण कहते हैं। आंतरिक बाह्य कोण ज्यादा परफेक्ट शब्द नहीं है इसके लिए, क्योंकि कोई भी आंतरिक हो सकता है। हो सकता है ये वाला कोण जो है वो बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, मतलब अधिक कोण हो। अधिक कोण हो तो अंदर ये आ रहा है अभी फिलहाल, तो इसलिए कोई आंतरिक बाह्य नहीं माना जाता। गणित के हिसाब से इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, न्यून कोण, अधिक कोण, या फिर दोनों ही 90 के होंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ है वो एक ही लाइन पे बना हुआ है, तो दोनों का जोड़ 180 है। तो एक कोण अगर 90 से छोटा होता है तो दूसरा कोण 90 से बड़ा ही होगा। तो एक कोण न्यून कोण और एक अधिक कोण, या फिर दोनों ही 90 होंगे, या तो दोनों ही 90 होंगे या फिर एक न्यून होगा तो एक अधिक होगा। तो प्लस वाला चिन्ह आपको वो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो न्यून कोण होगा वो दे देगा, और माइनस का चिन्ह आपको अधिक कोण दे देगा। ठीक है ना। अंदर बाहर का कोई झंझट नहीं है इसमें, ना कोई बता सकता है कि अंदर का कोण कौन सा है, बाहर का कोण कौन सा है। अंदर बाहर का कोण हम नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं कि न्यून कोण, अधिक कोण कौन से होंगे। अगला क्वेश्चन 104। थीटा डिनोट्स द एक्यूट एंगल, न्यून कोण। थीटा जो है वो न्यून कोण को दर्शाता है। थीटा डिनोट्स द न्यून कोण बिटवीन द कर्व। इन दो कर्व के बीच में जो कोण है उसके न्यून कोण को थीटा दर्शाता है। तो बताइए मोड टेन थीटा किसके बराबर है? तो पहले दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो कि दोनों काट कहाँ रहे हैं, क्योंकि जब तक काटने वाला बिंदु नहीं मिलेगा तो दोनों पे ढाले कैसे निकालेंगे। तो पहले दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, और प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए एक से y का मान लेके दूसरे में डाल दो। यहाँ से y का मान आया 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से y का मान आया 2 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों ही y बराबर कर दिए, क्योंकि प्रतिच्छेद करेंगे वहां पे x और y सेम होंगे। दोनों ही वक्र के एक्स वाई सेम होंगे, तो पहले वक्र का और दूसरे वक्र का दोनों बराबर कर दिए। दो इधर आ जाएगा, ये 8 हो गया, 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 4, x बराबर प्लस माइनस 2। ये दो बिंदुओं पे काट रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट हम ले सकते हैं। x बराबर 2 ले लें तो y आ जाएगा y आ जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 6, 2,6। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। ढाल निकाल लो दोनों की, दोनों की ढाल। पहले वक्र की ढाल अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स
10 का 0 माइनस 2x और आपका पॉइंट है 2,6। माइनस दूसरा वक्र है आपका dy बाई डी एक्स बराबर 2x और जो पॉइंट है वो है 2,6, तो 2,6 पे ढाल ये दे देगा 4। एक -4 है और एक +4 है, एक m1 हो गया एक m2 हो गया। tan थीटा बराबर आ गया प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। मान रखने पर प्लस माइनस m1 का मान -4, m2 का मान भी 4, नीचे 1 माइनस 16 और ये आपका आ गया प्लस माइनस 8/15 और ये कह रहा है मोड ले लो 10 का, तो दोनों तरफ मोड लेने पर प्लस माइनस का झंझट खत्म, 8/15 ये आपका आंसर आ गया 8/15। तो पिछले वाले जो था क्वेश्चन उसमें आपको प्रतिच्छेद बिंदु दिया हुआ था कि ये कहाँ काट रहे हैं, तो अच्छा काम हो गया, निकालना नहीं पड़ा। अब इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो निकालना भी पड़ा कि वो कहाँ काट रहे हैं, वो निकालना पड़ा, तो ये काम बढ़ गया। आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट। ये जो कर्व है, अभी इसी कर्व के क्वेश्चन देखना ध्यान से सुनना, इसी कर्व के 2 पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट खींची गई है। एक तो 2,0 पर, इसी वक्र एक ही है, इसी वक्र के 1.20 पे, एक बिंदु 3,0 पे स्पर्श रेखा खींची गई है और पूछा है कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण क्या होगा। दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच पे कोण क्या होगा, यानी अगर मैं आड़ा टेढ़ा तिरछा कोई भी डायग्राम बनाऊं, है ना, डायग्राम रफ बना रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं कि वो सही है या गलत है, ये हटा ही देता हूँ x y x। एक रफ डायग्राम तैयार कर रहा हूँ, मान लो ये आपका कर्व है और इस कर्व के 2 पॉइंट है, एक है 2,0, एक है 3,0। 2,0 और 3,0 पे स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अब ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये जो कोण बनाती है वो कितने का है। इस पे खींची गई स्पर्श रेखा ये और इस पे खींची गई स्पर्श रेखा ये, इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताना है कि कोण कितना होगा, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा। तो बहुत आसान है क्योंकि आप दोनों की ढालें निकाल लेंगे और कोण निकल जाएगा tan थीटा बराबर। तो आपको अवकलन भी एक बार ही करना पड़ेगा, एक ही बार अवकलन करना पड़ेगा और दोनों स्पर्श रेखाओं की ढाल अपने अपने पॉइंट को रखने पर आ जाएगी। तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया 2x - 5, है ना, ये आ गया 2x - 5। पॉइंट एक बार तो लेना है 20, एक बार तो रखा हमने 20, ये पहले वाली स्पर्श रेखा की ढाल आ गई माइनस की 1, ये आपकी m1 आ गई, मतलब पहली वाली जो स्पर्श रेखा है 20 पर उसकी ढाल आ गई। अब हम दूसरी की निकालें, 30 पॉइंट रखने पर 3,0, 3,0, 3,0 रखते ही आ गया प्लस का 1। अब m1 और m2 दोनों को देखो तो इन दोनों का गुणनफल -1 आ रहा है, तो अगर आप tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, मतलब अनंत आ जाएगा, m1 - m2 बटा m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना है -1, m2 का मान 1, नीचे -1, नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर 2/0 यानी अनंत। और tan का मान अनंत आने का मतलब है थीटा 90 डिग्री है, यानी दोनों रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, यानी एक दूसरे को लांबिक रूप से काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया बी, 90 डिग्री।
ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ नए शब्द और ऐड करते हैं जो हमने पहले भी पादिक समीकरण जब पढ़े थे तब कुछ शब्द इस्तेमाल किए थे। एक है स्पर्श रेखा की लंबाई, एक है अधस्पर्शी की लंबाई, एक थी अभिलंब की लंबाई, एक थी अधोलंब की लंबाई। ये चार चीजें यहाँ पे भी हम ऐड करते हैं एक्स वाई के पदों में। पहले हमने उस समय जो हमने लिए थे वो पादिक रूप में थे, आर और पी के रूप में। इस बार आर और पी में नहीं, एक्स और वाई में है। और ये मैंने उस समय कहा भी था कि ये चीज दोबारा भी आएगी, ये चीज दोबारा भी आएगी। अगर ये आपका कोई वक्र है, ठीक है, इस वक्र के किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर किसी बिंदु P पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्श रेखा कहीं ना कहीं जाके एक्स एक्स को जरूर काटेगी। और इसी के ऊपर अगर अभिलंब खींचे तो अभिलंब भी जाके काटेगा। ये अभिलंब है 90 डिग्री का कोण। ये हो गई स्पर्श रेखा, ये हो गए अभिलंब। स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो यहां से जिस पॉइंट पे यहां से लंब डाल दें, ये तो ये जो दूरी है यहां से लेकर, इसका नाम क्यू रख लो, इसका नाम आर रख लो, इसका नाम टी रख लो। तो ये चार दूरियां बन गई, चार दूरियां बन गई। दूरी नंबर एक, इसे कहते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई या स्पर्शी की लंबाई, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इसको कहते हैं अधस्पर्शी की लंबाई, अधस्पर्शी की लंबाई। इसे कहते हैं अभिलंब की लंबाई। इसे कहते हैं टी आर को अधोलंब की लंबाई। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब नॉर्मल और नॉर्मल। ये सारे फॉर्मूले हमने पहले पादिक रूप में पढ़े थे, आज एक्स वाई के रूप में पढ़ेंगे। पहले पादिक में पढ़े थे, अब एक्स वाई में पढ़ेंगे, बस इतना फर्क है ना। पहले जो पढ़े सेम पढ़े हुए हैं सारे फॉर्मूले, लेकिन पहले जो हमने पढ़े थे वो आर और पी के पदों में थे। आज जो पढ़ने वाले हैं वो एक्स और वाई के पदों में। और उसमें मैंने कहा भी था कि ये सब चीजें दोबारा आएंगी जब आप आउटलाइन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तभी हम लंबाइयां निकालेंगे, लेकिन एक्स वाई के फॉर्म में निकालेंगे। तो सबसे पहले टेंजेंट की लंबाई, लेंथ ऑफ द टेंजेंट या स्पर्शी की लंबाई। स्पर्शी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। टेंजेंट स्पर्श रेखा को कहते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि बराबर होती है y बट्टा अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बट्टा डी वाई बाई डी एक्स। वाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बटा डी वाई बाई डी एक्स। ये आपके होते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब होता है अगला नॉर्मल या अभिलंब की लंबाई। अभिलंब की लंबाई जिसमें बस नीचे वाला जो पद है वो छोड़ दो, नीचे वाले पद को छोड़ दो, बाकी सारा y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। फिर होता है आपका, ये हो गया स्पर्श रेखा की लंबाई, अभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला। फिर है आपका अर्ध स्पर्शिका यानी सब टेंजेंट का, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अधस्पर्शी की लंबाई बराबर y बटे डी वाई बाई डी एक्स, वाई बटा डी वाई बाई डी एक्स, वाई बटा डी वाई बाई डी एक्स। और उसके बाद में है आपका ये वाला जिसे अधोलंब कहते हैं या सब नॉर्मल कहते हैं, सब नॉर्मल।
इसे नॉर्मल कहते हैं। लेंथ ऑफ या अधोलंब की लंबाई, अधो लंबाई y dy बाई डी एक्स। ये 4 फॉर्मूले कार्तीय रूप में, ये 4 हो गए कार्तीय रूप में फॉर्मूले। तो इसे कहते हैं स्पर्शी की लंबाई, मतलब टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको करना है, उस पॉइंट पे स्पर्शरेखा खींचनी है, उस पॉइंट पर अभिलंब खींचना है। तो वो जो स्पर्शरेखा जाके एक्स एक्स को जहां भी काटे, अभिलंब जहां भी काटे, ये 4 दूरियां बन जाएगी। एक स्पर्शी की लंबाई, एक अभिलंब की लंबाई, एक उन दोनों के नीचे वाले पार्ट जो कि अधोलंब और अधस्पर्शी हो जाएंगे। तो ये 4 दूरियां तैयार हो जाएंगी और चारों दूरियां इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाओ सवाल करते हैं इस पे। ये रहा, द लेंथ ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व थीटा बराबर पाई बाई 2 पे लंबाई निकालो। थीटा बराबर पाई बाई 2 पे लेंथ ऑफ द नॉर्मल निकालो। नॉर्मल की जो लेंथ है वो निकालो। निकालते हैं, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल ले, क्योंकि चाहे लंबाइयां चाहे कोई भी हो, हर लंबाई के अंदर जितनी भी लंबाई हैं, सारी लंबाइयों में एक चीज कॉमन है, सब ने डी वाई बाई डी एक्स की डिमांड की है, सब में डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। और यहाँ तो लेंथ ऑफ द नॉर्मल है, तो लेंथ ऑफ द नॉर्मल यानी अभिलंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई अभिलंब की लंबाई y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अभिलंब की लंबाई y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स चाहिए होगा, निकाल लेते हैं। x का अवकलन कर लो थीटा के साथ, ए थीटा का 1 हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। अब y का कर लो डी वाई बाई डी थीटा, इसमें a गायब है, यहाँ a होना चाहिए मेरे ख्याल से, आगे a है शायद। एक का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। दोनों में भाग देके डी वाई बाई डी एक्स बना लो। साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और थीटा कितना बता रहा है, पाई बाई 2। थीटा बराबर पाई बाई 2 है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 रखते साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया 1। वाई का मान भी निकाल लो, पाई बाई 2 पे वाई का मान, वाई का मान पाई बाई 2 पे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस 90 का मान 0, ये आ गया ए, है ना। वो मान उसके अंदर रख दो, तो आंसर आ जाएगा y की जगह a आ गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया a अंडर रूट 2। तो c जो है वो आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो वैल्यू है y की पॉइंट पे निकालनी पड़ेगी ना, वो जो पॉइंट दिया गया होगा उस पॉइंट पे निकालना है। तो y का मान निकाल लिया 90 डिग्री पे, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लिया 90 डिग्री पे, वो निकाल के वहां समीकरण में रख दिया और सूत्र जो है उसमें लग दिया, और अभिलंब की लंबाई पता चल गई कि कितनी होगी। ठीक है, आ जाओ।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, इसके किसी भी पॉइंट पर जो सब नॉर्मल होगा, सब नॉर्मल का मतलब अधोलंब, जो अधोलंब होगा, अधोलंब की लंबाई किसके अनुसार वेरी करेगी, मतलब अनुपातिक होगी। किस अनुपात में उसमें परिवर्तन आएगा, परिवर्तन किस अनुपात में आएगा। अधोलंब की जो लंबाई होगी किसके साथ परिवर्तित होगी, एक्स स्क्वायर के हिसाब से परिवर्तित होगी, एक्स क्यूब के हिसाब से परिवर्तित होगी, वाई स्क्वायर या वाई क्यूब, किसके अनुसार अधोलंब की लंबाई परिवर्तित होगी। ये यूं कहना चाहता है कि किसके समानुपाती होगी, मतलब किस में कितना परिवर्तन करने पर इसमें भी वही परिवर्तन होगा, यानी समानुपाती पूछा है। तो क्वेश्चन ये पूछे कि अधोलंब की लंबाई किसके समानुपाती होगी। किसी भी बिंदु पे, कोई बिंदु कोई खास नहीं है, किसी भी बिंदु पे, प्रत्येक बिंदु पे इसकी जो लंबाई होगी अधोलंब की वो किसके समानुपाती होने वाली है, ये बताना है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल ले, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो वाई निकालो पहले, वाई बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर बटा एक्स, सी स्क्वायर बटा एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात हो गया। अब जो हमें निकालना है वो है अधोलंब की लंबाई, और अधोलंब की लंबाई का फॉर्मूला होता है अधोलंब की लंबाई बराबर होती है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई का मान आपका है, यहां से ले लो सी स्क्वायर बटा एक्स, सी स्क्वायर बटा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान है माइनस सी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। तो वाई डी वाई बाई डी एक्स का मान माइनस सी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का सी क्यूब, माइनस का सी की पावर 4 बटा एक्स क्यूब, और x का मान यहाँ पे अगर हम निकालें तो x बराबर हमारा आ जाएगा सी स्क्वायर बटा वाई। तो x का मान y में रख दे, सी स्क्वायर बटा वाई का क्यूब, पलट के ऊपर चला गया, माइनस सी की पावर 4 वाई की क्यूब बटा सी की पावर 6, ये कट गया, और माइनस वाई की क्यूब बटा सी स्क्वायर आ गया, यानी ये वाई की क्यूब के समानुपाती होगा। अधोलंब जो है की लंबाई समानुपाती होगी वाई की पावर 3 के, तो आंसर आ जाएगा वाई की पावर 3। अधोलंब किसके समानुपाती होगा, तो वो y की पावर 3 के समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि x तो बटे में आ रहा था, x तो बटे में आ रहा था, तो कंफर्म हो गया कि x के समानुपाती तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने निकाला, जब अधोलंब निकाला तो x बटे में आ रहा था, x के तो व्युत्क्रमानुपाती होगी, व्युत्क्रमानुपाती का ऑप्शन था नहीं, तो वो तो कट ही गया। इसका मतलब है फिर x को y में कन्वर्ट करके देखा तो पता चला हाँ y के हो रहा है, तो यही आंसर है। तो y के y क्यूब के समानुपाती। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 108, द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट, इस वक्र की जो सब टेंजेंट है, सब टेंजेंट मतलब अधस्पर्शी की लंबाई, अधस्पर्शी की लंबाई जो कि बराबर होती है y बटा डी वाई बाई डी एक्स। इस कर्व के लिए प्रूफ कीजिए कि पॉइंट 1 और -3 पे यह लंबाई निम्न में से कौन सी होगी, इनमें से कौन सी होने वाली है। ये लंबाइयां है ना, लंबाइयां सारी प्लस में होती है, लंबाइयां माइनस में नहीं होती, लंबाइयां प्लस में होती है, तो सबकी सब लेंथ है, तो माइनस का कोई लेना देना यहाँ नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। ये जो सब है ये सब की सब लंबाइयां हैं, और लंबाइयों का माइनस के चिन्ह के साथ
कोई संबंध नहीं होता। तो इसका अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, प्लस एक्स बाहर y का dy बाई डी एक्स आ गया, y बाहर x का 1 हो गया, प्लस 2y 7 का 0 आ गया। दो एक्स प्लस वाई उधर चला जाएगा, ये आपका dy बाई डी एक्स का मान आ गया। dy बाई डी एक्स का मान हमें निकालना है 1 और -3 पे, तो 1 और -3 यहाँ रख दो। दो 3 -1 प्लस बट्टा -5, तो माइनस का 1/5 ये आ गया। और y का मान y भी निकालना पड़ेगा, y तो है पूरा -3, ठीक है। चलो ये काम तो कम है। x बराबर हमारा 1 है और y बराबर -3 है। x बराबर 1 और y बराबर -3। अच्छा, अधस्पर्शी के साथ अधस्पर्शी की लंबाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई का मान है आपका -3 और -1/5, ये कट के आ गया 3/5, तो डी आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट, जो सब टेंजेंट है उसकी जो लेंथ है
सब टेंजेंट यानी अधःस्पर्शी। अधःस्पर्शी की लंबाई इस वक्र के लिए आपको निकालनी है। log y बराबर 25s इस वक्र के लिए निकालिए। ठीक है, अच्छा अधःस्पर्शी था क्या वो? अच्छा y dy बाई डी एक्स, y के बट्टे में था। y का मान है -3, 5 से 15, तो ये 15 y बटा dy बाई डी एक्स है। अब ये बताना है कि जो अधःस्पर्शी की लंबाई है वो क्या होगी, क्या वो अचर होगी, क्या वो y के समानुपाती होगी, क्या वो शून्य होगी, और क्या वो x के समानुपाती होगी। तो अवकलन करोगे, 1/y 1/y dy बाई डी एक्स, 25 x का 1 dy बाई डी एक्स बराबर 25y। और किसकी पूछिए? सब टेंजेंट की पूछिए, अधःस्पर्शी की लंबाई पूछिए। अधःस्पर्शी की लंबाई होती है बराबर y बटा dy बाई डी एक्स। तो 1/25 आ गया, मतलब अचर आ गया, तो वो अचर आएगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 110, द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट, फिर से वही, अधःस्पर्शी की लंबाई ज्ञात करो। x बराबर a, x बराबर a 1 प्लस साइन टी, y बराबर a 1 माइनस कॉस टी।
एक्स का हो जाएगा dx ओवर dt, a sin t का cos t, a 1 का 0 cos t का sin t, एक का 0 cos t का माइनस sin t माइनस माइनस प्लस sin t। तो दोनों में भाग देके dy बाई dx तैयार कर लो। ये हो गया 10t, dy बाई dx बराबर 10t। ठीक है, अब अगला है हमारा, यहाँ तक हो गया। फिर अधस्पर्शी की लंबाई का फॉर्मूला होता है y बटा dy बाई dx। y आपको दिया हुआ ही है, a 1 माइनस कॉस टी बटा 10t। ठीक है, 10 को साइन बटा कॉस लिख दो। ये सारे अर्धक में आ रहे तो हमें भी अर्धक बनाने पड़ेंगे। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 और 10t का हो जाएगा साइन टी बटा कॉस टी। अब दोबारा चेक करें, x का हो जाएगा लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट, y है हमारा a 1 माइनस कॉस टी डी वाई बाई डी एक्स हमारा आया था 10t कॉस टी साइन टी दो साइन स्क्वायर टी बाई 2 बटा साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। क्या ये मिलेगा आगे जाके? लग तो मुश्किल रहा है ना, लग तो मुश्किल रहा है कि आगे जाके मिलेगा, क्योंकि कॉस टी आ रहा है और यहाँ पे सब या तो साइन टी आ रहा है, साइन टी तो आ नहीं सकता, तो ये मैच करने में दिक्कत तो है। चलो बढ़ाते हैं आगे, फिर देखते हैं। साइन स्क्वायर टी बाई 2 नीचे आ जाएगा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। एक दो से दो कट गया, ये 10t बाई 2 आ गया, a और 10t बाई 2 इंटू कॉस टी, साथ में आ रहा है मेरा कॉस टी आ रहा है, कॉस टी यहाँ कोई है नहीं। चारों में से कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है इसमें तो। मेरा आ रहा है 10 क्योंकि ए 10t बाई 2 आ रहा है, साथ में आ रहा है मेरा कॉस टी, और इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं।
नन ऑफ दीज है ना, कोई भी नहीं है। ठीक है, लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर माइनस ए और प्लस ए के ऊपर, y बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए की पावर 4 बट्टा एक्स स्क्वायर, और y बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बट्टा एक्स। और हमें जो लेना है प्लस माइनस दोनों आएगा, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा अंडर रूट लेने पर। तो हमें इसमें से माइनस वाला रख लो, क्योंकि वहां पे जो एक्स है एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो प्लस वाला कर्व रख लो, एक माइनस वाला कर्व जो है वो रख लो, माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स वाला, क्योंकि ये इसको संतुष्ट कर रहा है। माइनस ए प्लस ए इसमें रखोगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा, एक्स का मान माइनस ए रखोगे तो माइनस माइनस प्लस वाई बराबर ए आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आउटलाइन कर लो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अब जिस पॉइंट पे निकालना है वो है माइनस ए और ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, वो एक आ गया। आगे है अधस्पर्शी की लंबाई, अधस्पर्शी की लंबाई y बटा डी वाई बाई डी एक्स। वाई का मान है ए, एक, तो ये ए आ गया, तो सी आंसर आ गया। ठीक है, बस डन। ये हो गया। एक लास्ट है, लेट P बी द एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। P इस वक्र पे एक बिंदु है। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ये जो एस्ट्रॉइड है, इस एस्ट्रॉइड के ऊपर P जो है वो एक बिंदु है, P एक बिंदु है। देन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब खंड, खंड की लंबाई जो है द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट, जो स्पर्शरेखा है उसका जो खंड है उसकी लंबाई निकालिए बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसकी जो स्पर्शरेखा आएगी, है ना, पी बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, देन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब स्पर्शरेखा। आपकी जो स्पर्शरेखा होगी वो स्पर्शरेखा एक्स एक्स और वाई एक्स को जहां भी काटेगी, एक्स एक्स और वाई एक्स को जहां भी काटेगी, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, तो ये जो दूरी है ये ज्ञात करनी, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है कि ये दूरी कितनी होगी, यह दूरी कितनी होगी। इस वक्र की जो स्पर्शरेखा आएगी, इस वक्र की जो स्पर्शरेखा आएगी वो स्पर्शरेखा एक्स एक्स और वाई एक्स को जहां काट रही है, वो जो लेंथ है वो कितनी होगी, किस लंबाई की होगी। आपको याद है इस सवाल को एक बार हमने किया था, अगर इसको बिना पेन चलाए करें, और आपको याद है इस सवाल को, इस सवाल को मैंने एक बार समझाया था आपको, ये याद है, ये सवाल याद है। इस सवाल को मैंने करवाया था, एस्ट्रॉइड की एक खास बात आपको बताई थी, एस्ट्रॉइड की एक खास बात आपको बताई थी, याद आ रहा है।
एस्ट्रॉइड की एक खास बात जो है वो मैंने आपको बताई थी कि एस्ट्रॉइड क्या होता है। हाँ, याद करो, एस्ट्रॉइड के बारे में बड़ी कमाल की बात बताई थी कि एस्ट्रॉइड क्या होता है। ग्राफ भी दिखाया था और समझाया भी था, और ये बात मैं आपको पता नहीं कितनी बार ये कह चुका हूँ कि जो भी ग्राफ है, हर ग्राफ के पीछे एक स्टोरी है। हर ग्राफ के पीछे एक स्टोरी है। हर ग्राफ जो भी है वो यूं ही नहीं है कि बस कोई भी एक्स की पावर डाल दी, यूं ही पसंद आया वाई की पावर डाल दी, नहीं। हर कर्व जो है, जो भी कर्व है, हर कर्व के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर छुपी है, कोई ना कोई खास बात ऐसी है जो उसके पीछे छुपी हुई है। एस्ट्रॉइड में क्या खास बात थी? एस्ट्रॉइड जो होता है वो आपकी सीढ़ी का, आपकी जो सीढ़ी होती है, आप जो सीढ़ी होती है, वो जो सीढ़ी गिरती है, अगर आप सीढ़ी को दीवार के सहारे लगा देते हैं और सीढ़ी को गिराते हैं, तो सीढ़ी का जो बिंदुपथ होगा, जो सीढ़ी का बिंदुपथ होगा, वो एस्ट्रॉइड होता है। याद है? ये आपका एस्ट्रॉइड है। जो आपकी सीढ़ी होती है, सीढ़ी जैसे जैसे नीचे गिरेगी, हर बार सीढ़ी को चाहे आप कितना भी नीचे कर दो, हर बार सीढ़ी इसे टच करेगी, हर बार एस्ट्रॉइड को टच करेगी। हाँ, अभी सीढ़ी ऐसे है तो यहां टच कर रही है, पॉइंट अलग है। लेकिन सीढ़ी थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगी तो कोई बात नहीं, टच तो फिर भी करेगी, फिर भी एस्ट्रॉइड को टच करेगी। सीढ़ी ऊपर चली जाएगी तो भी एस्ट्रॉइड को टच करेगी। और एक चीज आपने गौर देखी, ये जो बीच की लंबाई है ये तो सीढ़ी की लंबाई है, बीच की लंबाई सीढ़ी की लंबाई है। हम सीढ़ी को नीचे करें या ऊपर करें, सीढ़ी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई फिक्स रहनी है। और सीढ़ी की लंबाई होती कितनी है एस्ट्रॉइड में? एस्ट्रॉइड में सीढ़ी की लंबाई 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। और ये जो ए है, यही आपके सीढ़ी की लंबाई होता है, ये आपके सीढ़ी की लंबाई होती है, ये आपके सीढ़ी की लंबाई होती है। इसलिए इसने बिंदु क्यों नहीं दिया? देने की जरूरत ही नहीं थी। इसने बिंदु क्यों नहीं दिया कि भाई वो जो टेंजेंट है वो कौन से बिंदु पे खींची जाएगी, कहाँ खींची जाएगी, उसे पता है। आप कोई भी टेंजेंट खींच लो, उसकी लंबाई अक्षों के बीच में बराबर रहनी है, क्योंकि वो सीढ़ी की लंबाई है, क्योंकि वो सीढ़ी की लंबाई है। और सीढ़ी चेंज तो होगी नहीं, सीढ़ी अगर नीचे गिर भी गई या ऊपर खड़ी कर दी, सीढ़ी की लंबाई थोड़ी चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, ऊपर खड़ी कर दोगे वाई बढ़ जाएगा, एक्स कम हो जाएगा। एक्स बढ़ जाएगा, नीचे गिरा दोगे एक्स बढ़ जाएगा, वाई कम हो जाएगा। कुल मिला के टोटल जोड़ तो वो जो बीच की दूरी है वो हमेशा फिक्स बनी रहेगी। तो सीढ़ी की लंबाई हमेशा उतनी ही बनी रहेगी। और सीढ़ी की लंबाई कितनी होती है एस्ट्रॉइड में? जो आपका ए आता है वो सीढ़ी की लंबाई होती है। सीढ़ी की लंबाई यानी स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा में किसकी लंबाई? जो एक्स एक्स और वाई एक्स को जहां काटेगी वो, उन दोनों बीच की दूरी होती है। अब देखो वो वाली चीज जो पड़ी हुई है कैसे सीधे सवालों में जुड़ गई, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। तो यही है, जब आप मैथ्स को कई तरीके से पढ़ते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका सीधा बेनिफिट आपको दूसरी जगह आपने पढ़ा था, उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिल गया। चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो उसको किया भी जा सकता है, लेकिन करने से बेहतर आप स्पर्शरेखा का समीकरण निकालते, एच के पे स्पर्शरेखा का समीकरण निकालते, और फिर उसकी लंबाई निकालते, फिर वो एक्स एक्स को कहाँ काट रही है, वाई एक्स को कहाँ काट रही है, ये दोनों निकालते, फिर बीच की दूरी निकालते, तो लंबा हो जाता। लेकिन थोड़ा सा जो आउटसाइड का ज्ञान है, जब वो हमने लिया तो काम हो गया। ये चीज मैंने जब आपको बिंदुपथ पढ़ाया था स्पर्श रेखा का, उस समय ये चीज समझाई थी कि कैसे ये काम आता है। ठीक है ना? मूल तरीका तो वही है, मूल तरीका तो वही है कि सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले इसकी ढाल निकालो, स्टेप बाय स्टेप। पहले ढाल निकालो, नंबर एक, बिंदु एच के मान लो, एच कोमा के पे ढाल निकालो, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के बाद में यह पता करो, यह पता करो कि वह एक्स एक्स को कहां काटती है, वो वाई एक्स को कहां काटती है। नंबर तीन, एक्स एक्स को जहां भी काटेगी वहां वाई का मान 0 होगा, वाई का मान 0 रखकर ए का निर्देशांक निकाल लो, मतलब ये जो क्यू है, क्यू का निर्देशांक निकाल लो। फिर नंबर चार, वाई एक्स को कहां प्रतिच्छेद करती है,
x का मान 0 रख के p निकाल लो। p और q निकालने के बाद जब आपके p और q आ जाए तो बीच की दूरी निकाल लो फॉर्मूले से। ये है मेन तरीका, जो मुख्य तरीका है, जो नॉर्मल है। लेकिन वही जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, समझदारी इसी में होती है कि आप चीज़ों को गहराई से जब समझ जाते हैं। अगर आप लोगों ने वो सीडी वाला एग्जाम्पल पढ़ा है, समझा है, तो यहाँ पे वो सीधा जुड़ जाता है कि एस्ट्रॉइड कोई नॉर्मल कर्व नहीं है। एस्ट्रॉइड कोई नॉर्मल कर्व नहीं है। आपकी जो सीडी दीवार के सारे लगी हुई होती है, उसके गिरने का, वो जो गिरती है, तो वो जिस कर्व को हमेशा टच करेगी, आपकी गिरती हुई सीढ़ी या ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ी, सीढ़ी को आगे सरका रहे हो या पीछे कर रहे हो, तो सीढ़ी किस वक्र की स्पर्श रेखा होगी, वो हमेशा एस्ट्रॉइड होता है। एस्ट्रॉइड वो वक्र होता है जहां पर आपकी सीढ़ी हमेशा किसी वक्र को टच करती है, वो वक्र एस्ट्रॉइड है। और आपकी जो ये समीकरण में x की पावर, ये जो एस्ट्रॉइड होता है x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, इसमें जो बराबर में a होता है, a की पावर 2/3, ये जो a होता है, ये उस सीढ़ी की लंबाई होती है। वो जो सीढ़ी बीच में है जो हमेशा स्पर्श करेगी, ये उसकी लंबाई होती है। तो सवाल वाले ने इसीलिए ये पूछा। अगर आप इस मेन तरीके से जाएंगे तो ये लंबा पड़ेगा, हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर इससे करोगे तो 3 मिनट 4 मिनट से कम में ये होगा। क्योंकि आप डिवाइड, क्योंकि अवकलन भी आसान नहीं होगा, अच्छा खासा होगा। अवकलन करने के बाद आप उसमें ये समीकरण निकालोगे, और ये समीकरण निकालने के बाद में ये सब कुछ करोगे, तो आसान तो नहीं होगा, लंबा ही जाएगा, तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। और लेकिन अगर आप उस समय उस चीज को समझ गए थे, जो कि हमेशा कहता हूँ कि समझदारों की जगह, अगर आप समझदार हैं, वहां पे वो बात समझ गए थे, तो आज ये सवाल सेकंडों में हो जाएगा कि हाँ भाई, ये जो एस्ट्रॉइड होता है, एस्ट्रॉइड में ए जो होता है वो सीडी की लंबाई होती है, सीडी स्पर्श रेखा होती है, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई ही सीडी की लंबाई है, तो सीडी की लंबाई ए होती है, तो ये होगी, ये आंसर आ गया। वरना वो मेन तरीका है जिससे कर सकते हो। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, थोड़ा आप अनकंफर्टेबल होते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं समझ में आया, वीडियो दोबारा देखना, दोबारा समझ में आ जाएगा। तीसरी बार देखना, फिर समझ में आ जाएगा। वैसे मत, कुछ चीजें जब कुछ नया चीज करने की कोशिश करते हैं, एकदम हिंदी में कन्वर्ट कर दो, एकदम हिंदी की तो जगह बनती ही नहीं है, पहली बात तो, है ना। एकदम हिंदी बनाना तो बड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ना, समझ में आ जाएगा। अब हिंदी समझा दी है मैंने, अब दोबारा पढ़ना, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में आपको। और इसी के साथ ये टेंजेंट वाला खत्म होता है। अब आगे वाले क्वेश्चनों पे जाएंगे। मध्यमान पर में एक तो उसको पढ़ेंगे, और एक उच्चिष्ट निम्निष्ट है, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।